अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रिजवान गलज़ई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले जो है वो 28वीं जो तरमीम है उस हवाले से ख़बरें आ रही है कि 28वीं तरमीम आने जा रही है और बहुत जल्द आने जा रही है। तो इस 28वीं तरमीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जो मतलब चौंका देने वाली है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे, सुहेल अफरीदी साहब ने अल्टीमेटम दिया है 1 हफ्ते का और उन्होंने कहा है कि अगले मंगल को और हम सख्ती से आएंगे। चूँकि मैं वहाँ ख़ुद मौजूद था, उन्होंने मेरे साथ भी गुफ्तगू की और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था। तो उन्होंने ये बात की कि अगले हफ्ते बड़े सख्ती से हम आएंगे और अलीमा ख़ान भी काफ़ी उसके ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए दिखी। और पहली बार मतलब मैंने देखा खुद वहाँ ग्राउंड में जो उसके ऊपर इतना एतमाद कर रही थी। रिजवान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। सर, 28वीं तरमीम आ रही है और बहुत जल्द आ रही है, तो एक तो ये बताएगा कि इस 28वीं तरमीम में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो चौंका देने वाली है। बहुत शुक्रिया तारिमान। एक आपने कहा कि 28वीं तरमीम बहुत जल्दी आ रही है। ये तो फैसल वाडा साहब ने 27वीं तरमीम के मौके पे कह दिया था ना कि जो चीज़ 27वीं तरमीम में रह जाएगी वो 28वीं में आ जाएगी, जी तो वो आनी थी। जी वो बीच में डिलेज किसी वजह से हो सकते हैं, लेकिन वो अब वक्त आ चुका है क्योंकि बजट आ रहा है, तो बजट से पहले पहले 28वीं तरमीम मंजूर होनी है। जी लेकिन जो 28वीं तरमीम आपने ये कहा कि उसके अंदर चौंका देने वाले और खौफनाक किस्म के निकात हैं, जी वो बड़े अहम हैं और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हमने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं। जी आपको पता है कि जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो बहुत ही खौफनाक किस्म का वो मुसवदा आया था, बिल्कुल। जिसको मौलाना फजल रहमान ने काला नाग करार दिया था जी कि काले लिफाफे में काला नाग आया था और हमने उसका जहर निकाला। जी हालांकि वो जहर नहीं निकला था, फिर वो जहर वो ऐसी वो नाग बना कि वो उस नाग ने 27वीं तरमीम में भी बहुत सारी चीज़ें खा ली जी और अब वो नाग और ज़्यादा मजबूत होके 28वीं में आ 28वीं रही। तरमीम में भी बहुत सारी चीज़ें हड़प करने के तैयारी में है। ठीक है। तो अब ये इसके अंदर तीन चार चीज़ें जो हैं, जो वो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुकात हैं, लेकिन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जिसके ऊपर वाकई लोगों की आईब्रोज रेज होंगी कि यार वाकई ये होने जा रहा है, जी तो उसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि पिछले इलेक्शन के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो नौजवान वोटर था। जी बिल्कुल। खुद वज़रा ने ये कह दिया था कि इसकी हम नहीं कह सकते कि 18 साल का बच्चा बैठ के फैसला करे कि कौन हमें गवर्न करेगा, क्योंकि आइन के अंदर तो यही है कि आपके अवाम जो है मुंतखब करेंगे। हालांकि वो 18 साल का नौजवान का वोट हो या 50 साल के बुज़ुर्ग का वोट हो, वो एक अनपढ़ का वोट हो या एक PhD का वोट हो, वो वोट कुचल दिया गया, जी मसल दिया गया पांव तले ठीक। 2024 के इलेक्शन में। लेकिन जी उसके बावजूद जो प्लान है वो ये है कि 18 साल का तो कम से कम नहीं होना चाहिए, जी। उसके अंदर 20 से 22 साल की उम्र एटलीस्ट उन्होंने कहा है कि ये तो होनी चाहिए। वोटर की जो तो उम्र वोटर है की जो वो उम्र बढ़ाया है जाए। उसको बढ़ाया जा रहा है और ठीक है। उसको जो तजवीज़ सामने आई है या जो अभी तक जो इब्तदाई चीज़ें हैं उसके मुताबिक वो 20 से 22 साल उसको कर दिया जाएगा। जब ये 20 से 22 साल हो जाएगी तो इसके अंदर फ़र्क क्या पड़ेगा, वो ये पड़ेगा कि इसके अंदर इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर हैं पूरे मुल्क में वो 13 करोड़ हैं, तो वो बढ़ के कम होके वो 11 करोड़ के करीब रह 2 जाएंगे। करोड़ कम 2 होगा। करोड़ वोटर जो है ना वो कम होगा। मतलब स्ट्रेट अवे निकल जाएंगे उसमें ठीक से। है सर। और बहुत सारा नया वोटर भी ऐड हो रहा है, हर हर दिन एक बच्चा 18 साल का हो रहा है और वो वोट रजिस्टर भी हो रहे हैं। तो नए आने वाले जो बच्चे हैं, जो जो जिसको इल इन्फॉर्म यूथ कहा जाता है जी कि ये तो टिकटॉक देख के फैसले करते हैं, जी। या ये जो जेंजी है ये तो जेन सारे जी। फारिग हैं, जी जी जी। तो जेंजी को भी जो है ना वो सिस्टम से आउट किया जा रहा है कि जेंजी वाकई उनको लगता है कि यार ये तो नहीं कंट्रोल होते, ये सवाल करते हैं जी और वाकई करते हैं ना। जी आपके मैं नाजरीन से ये पूछूं या आपसे ये पूछूं, आपके घर में जो नए बच्चे हैं, जो आपके भतीजे हैं, भांजे हैं, जी जो नई जनरेशन आ रही है, वो तो जब आप उनके साथ जाते हैं किसी शादी के मौके पर इकट्ठे होते हैं तो आपसे ऐसे सवाल करते हैं कि उस उम्र में आप ऐसे सवाल लोगों से नहीं नहीं, कर बिल्कुल सकते थे। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है, तो बिल्कुल। वो हैं सवाल करने वाले। तो सवाल इस मुल्क में सवाल नहीं करना आपने, जी हैं वो जो कहते हैं सवाल होगा जवाब होगा, वो कहते हैं नहीं भाई ये काम नहीं होगा। तो एक तो उनको जो है ना वो कहा जा रहा है कि अभी आप बैठे, थोड़ा बड़े होंगे, थोड़े समझदार हो जाएंगे, हो सकता है आपको थोड़े अरसे बाद ये समझ आ जाए कि नहीं यार इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। जब आप ये सोचेंगे तो फिर आप वोट वोट देने के अहल हो जाएंगे। जब आप बिल्कुल। ये सोचेंगे कि कुछ नहीं हो सकता, हाँ फिर आप वोट देने के अहल हो जाएंगे। तो ये एक तो ये मंसूबा है। दूसरा, सूबों के हवाले से बड़ा खौफनाक है कि अच्छा, खौफनाक तो नहीं कह सकते कि ठीक है, छोटे सूबों का मामला तो ये किसी हद तक इस चीज़ की जस्टिफाई किया जा सकता है कि देखें आपका ताल्लुक कोहिस्तान से है, जी। आपका आदमी पेशावर आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बहुत लंबा मेहनत सफ़र करनी करना पड़ती है, पड़ता है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो
ये होना चाहिए कि स्मॉल यूनिट्स हों, और ताकि लोगों को निचले सतह पे ही उनके चीज़ें हो जाएं, उनके काम हो जाएं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 12 सूबे बनाने का अगर प्लान है तो, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है या जो शायद बदनीयती पर हो सकती है, उसमें यह है कि जो कराची है जी, और जो फाटा है जी, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, कश्मीर, इनको वफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने के हवाले से कि सूबा इस तरह का हो कि ये एक ही वफाक इसको इनको करे, गवर्न करे। जी, और कराची एक आपको बड़ी खौफनाक चीज़ जी है। हाँ, कराची आपको पता है कि माशी हब है, जो कराची को कंट्रोल करेगा वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल, और फिर फाटा है, वो भी स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है, वहाँ पे मादनियात, जीबी मादनियात, कश्मीर, जी, वो भी एक सेंसिटिव है। तो एक तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा, फिर इसमें ऑलरेडी ज़ाहिर है नए सूबों के क़याम के हवाले से कुछ 4 आइनी बिल ऑलरेडी यानी सुप्रीम को उसमें पार्लियामेंट में मौजूद हैं। सूबा ज़रा का क़याम है, वो ऑलरेडी जो केपी असम्बली है 2 उससे बार उसकी करारदाद करारदाद भी मंजूर हो जी, चुकी है। भावलपुर सूबा है जनूबी पंजाब के सूबे में, उसमें 2 सराइकी सूबा और भावलपुर सूबा, इनकी भी दोनों की आइनी बिल पड़े हुए हैं। ठीक है, मशरकी पंजाब बनाने के सूबे का एक बिल भी मौजूद है। तो एक तो वो है। फिर इसमें यह है कि केपी जो तजवीज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक सूबा बना दिया जाए, और पंजाब के अंदर 3 सूबे हो जाएँ, सिंध के अंदर 2 सूबे हो जाएँ, और बाकी ये जो बाकी इलाके हैं, तो इस तरह यानी इनको स्मॉल यूनिट्स में बनाने का। लेकिन इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है, और लोगों का भी ज़ाहिर है जो इसमें कह रहे हैं कि ये वही है कि ये एक तजवीज़ है, अभी मशावरत हो रही तजवीज़ है, और ये वाली जो सख्त तजवीज़ है ये पीपल्स पार्टी को डराने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो कराची उनसे चला जाए या सिंध 2 हिस्सों में चला जाए। एक तो ऑलरेडी वो कराची से ही मतलब कराची उनको वोट नहीं देता, लेकिन कराची एक उनके कंट्रोल में तो है, सिंध गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल, ऐसा वहाँ ही है। पैसा है, वहाँ पर माशी हब है। तो सिंध गवर्नमेंट कैसे उसको अपना कंट्रोल छोड़ सकती है वहाँ पे? बाकी तो पूरे सिंध में तो आपको सिर्फ रेत और मिट्टी नजर आती है। ऐसा ही है। ठीक है। तो वो एक तो ही नहीं चाहेंगे, तो उनको डराने के लिए कि उनसे और चीज़ें करवानी है, एनएफसी वगैरह, जी, उनको डराने के लिए ये एक है सुबह कि की चलें बात यार, की अगर गई है। आप कहेंगे आपके कहने पे हम ये निकाल देते हैं, लेकिन आप हमारे कहने पे वो हाँ, करें, वो कर दें, ठीक है। तो शायद ये वापस भी ले लिया जाए, विड्रॉ भी कर दिया जाए। क्योंकि उस वक्त जब 26वीं तरमीम थी, तो ये मसौदा ज़ुबैर साहब हमारे जो 3 में हमारे साथ थे, ज़ुबैर अली खान, जी, उन्होंने ये इसका मसौदा ब्रेक किया था। तो वो जो पहला मसौदा था वो तो बहुत ही खौफनाक था। उसके अंदर तो आर्टिकल 8 निकालना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, जी, बुनियादी हुकूक की सारे जो है वो ख़त्म करने का वो था। लेकिन वो उसमें फिर चीज़ें खौफनाक किस्म की वापस ले ली, जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने उसका जहर निकाल दिया। सर अब जहर अदालतों फिर का आ गया। क्या होगा? अदालतों का अदालतों कुछ का है ये होगा इसमें? कि जी इसमें सुप्रीम कोर्ट वैसे ही उस बेख्तियार है। आप देखें चीफ जस्टिस याया अफरीदी का तो वैसे कोई इख्तियार नहीं है ना, वो क्या कर बिल्कुल, सकते हैं? वो तो जायदादों के केसेस इस तरह जायदादों के के हैं। इतलाकों के केसेस सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर ख़त्म कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके इसको एपीलेट कोर्ट का दर्जा दे के सूबों में भेज दिया जाए, ठीक कि है, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील वहीं सूबों पे सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसको एपीलेट कोर्ट का नाम दे दिया जाए, और वही उसको वहीं पे सुन के, और एपीलेट कोर्ट का मतलब ये है कि वो फाइनलिटी तय करती है, उसके बाद मजीद उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक उसके है, खिलाफ अपील नहीं हो सकती। सही तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सूबों से आए हुए हैं वो वापस सूबों में चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों में, और उस रजिस्ट्री को या उस जगह को, उस अदालत को एपीलेट कोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा, और वफाक के अंदर आईनी अदालत होगी। और आईनी अदालत ही आपको पता है कि इस टाइम पे सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और उसके अंदर ये भी है कि आईनी अदालत को इख्तियारात देना, उसके अंदर एक जो तजवीज़ ये भी सामने आ रही है कि गवर्नर आज जो सूबों के अंदर अगर कोई सूबा आपकी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहा और प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहाँ पे सूबों का पहले गवर्नर आज लगाना एक बड़ा मुश्किल टास्क था। वहाँ के सूबे की 1/3 करारदाद मंजूर हो, 2/3 करारदाद मंजूर हो, और फिर यहाँ से पार्लियामेंट से मामला हो, तो और अब आईनी अदालत आईनी पे अदालत में भेजा जा सकता है, और आईनी अदालत कहे कि जी जी, गवर्नर आज लाओ, तो राज गवर्नर आज लग गया। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर एनएफसी अवार्ड में सूबों को शेयर कम करना, ये काफ़ी अरसे से बात हो रही है, ये तो एक बहुत बड़ा वो था, एक अरसे से था, वो इसमें होने जा रहा है, और उसमें पीपल्स पार्टी को एतराज़ होने के बावजूद उनको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ क्या होगा ये आपको बेहतर जी, पता है। बिल्कुल। ठीक है, केसेस खुल जाने हैं, इधर कितना टाइम लगता है जी केस खुलने में? पुराने केसेस हैं, वो सर नैब ऑलरेडी एक्टिव हुई हुई है ये। अभी से तैयारियां हो गई हैं हाँ, उनके खिलाफ, तो फिर तो नैब एक्टिव है, उनके उनको और उनको पीपल्स पार्टी ने देखा हुआ है पहले से ही, जी, जिस तरह ये पीटीआई के साथ पिछले 3 सालों में हुआ है, तो फिर उनको वो सबक जो खड़ा हासिल होगा है। तो उसके साथ यही होगा ना। जी, बिल्कुल। उसको उन्होंने पीटीआई को इबरत का निशान बनाकर ये दिखा दिया है कि भाई अगर बात नहीं मानोगे तो वो हाल होगा जो पीटीआई के साथ जी, हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हाल होना है वैसे, ठीक ये है, नहीं है कि नहीं होना। अभी नहीं तो फिर 29वीं में होगा, वहाँ हो 30वीं जाएगा, में होगा। 30वीं में हो जाएगा। ठीक है, अभी तो लंबा काम है ना, ये तो कहते हैं कि पता नहीं कब तक ये सिस्टम चलेगा।
अच्छा, जो 27वीं तरमीम में जो चीज़ें रह गई थी वो उसमें एजुकेशन का, निसाब का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी कर दी जाएंगी। उसमें बाकी निटी-ग्रिटी से मेन चीज़ें यही हैं। ठीक है। तो स्पीकर साहब को टास्क दिया गया है कि वो इस पर करें चीज़ें। पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई भी है, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर कुछ अर्से बाद ताउर रहमान कोहिस्तानी साहब वीडियो कर रहे होंगे कि जी फलां आ गया तो फलां आ गया, जी, फलां चला गया। 26वीं पे भी कर किया था, 27वीं पे भी अब किया था और अब 28वीं में भी। 28वीं भी अब आप तैयारी करें जी कि जो बंगला नंबर 14 है एम्बेसी रोड के ऊपर, जी वहाँ पे जो है ना आप जी अपने सर जो सोर्सेज हैं उनसे ताल्लुकात बढ़ा दें। जी। और ये चीज़ें जी, और ये होना है 21 तारीख से 25 तारीख के दरमियान, उससे पहले पहले, बजट से पहले पहले। अच्छा और सर, इसमें एक सवाल है, क्योंकि हमने, आप भी थे और 26वीं भी इकट्ठे कवर किया है, 27वीं भी किया, अभी 28वीं आ रही है, इसको भी इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो फिर इसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि 26वीं में मौलाना फजल रहमान में 26वीं के हक़ में वोट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो 27वीं आई उसमें मौलाना फजल रहमान पीछे हट गए और पीपल पार्टी ने हक़ में वोट दिया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत नहीं थी। अब जी 28वीं आ रही है, उसमें पीपल्स पार्टी भी नाखुश है। अब 29वीं में फिर नून लीग के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है या नहीं? देखें, ये वही बात है ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जी आज मैं अगर जद पे हूँ तो हैरान ना हो, इस तरह का कुछ शेर है, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जब हवा चलती है तो पहले एक चिराग बुझता है तो बाकी कहते हैं कि चलो यार ये बुझाए, हम बचे हुए हैं। जी लेकिन वो हवा चलती है तो फिर अगला चिराग भी बुझता है, फिर चलती है तो फिर अगला भी बुझता है। तो वो 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं कहीं ना कहीं जाके चिराग बुझेंगे। बुझेंगे। तो वो तो बुझेंगे भाई, ठीक है। ये बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल बुझने के कोई इम्कानात नहीं है। देखते हैं, क्योंकि अच्छा ये मौजूदा सेटअप देखें नाकाम हो चुका ना। आप जब वज़रा टीवी के ऊपर बैठ कर ये कहते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम पेट्रोल पे ऊपर लेवी टैक्स लगा कर पैसे इकट्ठे करें, तो इसका मतलब है कि आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि आप नाकाम हो चुके हैं टैक्स कलेक्ट करने में, आप बिल्कुल। नाकाम हो चुके हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, आप नाकाम हो चुके हैं सरमायाकारी लाने में, और आपके पास पैसे इकट्ठे करने का और कोई ज़रिया नहीं है कि आप लोगों की जेबों से पैसे निकालें। ठीक। तो ये उनकी नाकामी तो साबित हो चुकी है, उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब ये ज़ाहिर है, अगर नाकाम एक चीज़ हो जाती है तो बाकी सारी चीज़ों में मौजूदा रजीम कामयाब रही है। हर चीज़ उन्होंने कामयाबी से अचीव की है। पीटीआई को कामयाबी से तोड़ के उनका पूरा एक जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको तबाह करके आज पीटीआई जिस जगह खड़ी है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें कामयाब हो गए। निज़ाम, हर चीज़, अदालतों को उन्होंने कंट्रोल कर दिया पूरा। एक ही यानी चीज़, एक वाइज चीज़ है इकॉनमी, जो नहीं कंट्रोल हुई, और उसके लिए वो चैलेंज है। तो उसके लिए ऑब्वियसली जिनसे नहीं हुई कंट्रोल तो वो मुसल्लत तो नहीं रह सकते ना, बिल्कुल। नागुज़ीर तो कोई नहीं है। जो बिल्कुल। समझते हैं आज, शायद मुस्लिम लीग नून ये समझती होगी कि हम नागुज़ीर हैं, हम मजबूरी हैं, तो ये चीज़ उनको पहले पता, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सियासत सीखी हुई है, देखी हुई है। जी उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि नागुज़ीर तो कोई भी नहीं होता, इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट बदलते हैं तो रातों रात मामला बिल्कुल। जो है ना वो मफाद की गेम होती है मफाद की पूरी। गेम है सर। सर अभी बात करते हैं सुहेल अफरीदी साहब की, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे कल मौजूद भी था। उनकी एक मीटिंग हुई कल। एक तो सबसे पहले ख़बर ये है कि उस मीटिंग में शफ़ी जान थे, शाहिद खटक थे, मीना खान वहाँ अडयाला के अफरीदी। बाहर, जी, अडियाला जेल के बाहर, वहाँ पे जहाँ पे धरना होता है उधर पेट्रोल पंप के साथ एक रूम है, वहाँ पे उनकी जहाँ वो मीटिंग। बैठते हैं अक्सर। जी, तो वहाँ पर उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये बाहर आए तो फिर अलीमा खान एक तो काफ़ी मतलब पूरे इत्मीनान दिखी हाँ, जब उनके चेहरे पे उन्होंने। खुशी थी, जी कल वो खुश हो रही थी देख के कि लोग आए हुए हैं। और जी, ठीक है। और वो मतलब सुहेल अफरीदी पर उन्होंने पहली बार इस तरह का एतमाद का इजहार किया, ये मैंने पहली बार देखा है। तो फिर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और ये बात कही कि अगले मंगल को हम जो है मज़ीद सख्ती से आएंगे, और अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर ये सख्ती का क्या मतलब हुआ, ये सख्ती किस तरह की सख्ती हो सकती है? एक तो बेसिकली ये सवाल है, और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 महीनों में अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की कि सुहेल अफरीदी की खुफिया जो है वो पैगाम रसानी होती रही है इमरान खान के किससे साथ। कहा ये? ये अलीमा खान ने ये बात की। अच्छा। तो फिर वो कहते हैं कि जो जो वहाँ से अहकामात मिले इमरान खान की जानिब से, सुहेल अफरीदी ने उसके मुताबिक सही है, उसके इत्मीनान मुताबिक के अभी साथ। वो चलेंगे। सही है। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या खबर है सर इस हवाले से, खास करके अगले सबसे जो मेन पॉइंट है वो लोग ये पूछना जानना भी चाहते हैं कि अगले मंगल को क्या होगा, क्या हो सकता है ऐसा? अच्छा, इसके ऊपर हम तफसील से डिस्कस करते हैं। पहले तो आपने ये कहा ना कि अलीमा खान साहिबा खुश नज़र आई। जी देखें, वो इमरान खान की बहन है, इमरान खान की फैमिली है, कंसर्न है, जी ठीक है। वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
वो कहती हैं कि किसी तरह हमारा भाई महफूज रहे, किसी तरह हमारे भाई की सेहत ठीक रहे, किसी तरह हमारा भाई इन तकलीफ़ से, मुश्किलात से निकल जाए। अच्छा, वो जो पीटीआई के ऊपर तनकीद भी करती हैं, वो इसलिए तनकीद करती हैं कि वो कहती हैं कि यार आप लोग हैं उसके नुमाइंदे, बाहर आप कुछ करते हुए नज़र आना चाहिए। जो बदकिस्मती से कई अरसे से पीटीआई करती हुई नज़र भी नहीं आ रही थी, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, इसीलिए उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा सुहेल आफरीदी यहाँ आए। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने यहाँ नहीं आना था, ये अलीमा खान साहिबा के कहने के ऊपर वो आए। वो क्यों नहीं आना था, उसके एक बैकग्राउंड है। वो महमूद अचकज़ई नहीं गए, अलामा नासिर अब्बास नहीं गए, सुहेल आफरीदी गए अपनी काबीना को लेके, अपने तौर पे गए। हालांकि उनको इमरान खान ने ये कहा हुआ है, अलीमा खान साहिबा इस बात के ऊपर कन्विंस थे, इमरान खान की बहनें, कि उन्होंने कहा है कि जी आप जो बात करनी है, काम करना है, आपने अचकज़ई साहब के मशवरे से करना है। इस मामले में उन्होंने अचकज़ई साहब से मशवरा नहीं किया, वो चले गए, अलीमा खान की कॉल के ऊपर गए कि अलीमा खान साहिबा को मैं ये एहसास दिलाऊँ, यकीन दिलाऊँ कि मैं हूँ यहाँ पे, और वो दिलाने में कामयाब भी हो गए। कल वो जब वहाँ पे गए तो पीटीआई के वो लोग जो कह रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे, तो सुहेल आफरीदी जब आस्तीनें चढ़ा के वहाँ खड़े थे तो एक अच्छे विजुअल आ रहे थे कि चलो यार एटलीस्ट एक वज़ीर आला वहाँ जाके इमरान खान की बहनों के साथ बैठा हुआ है जी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी, इसकी वजह एक ये थी। दूसरी वजह जो मैंने आपको कहा है कि वो शायद ना जाते, उसकी वजह यही है कि जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अचकज़ई साहब हों, अलामा नासिर अब्बास साहब हों या सुहेल आफरीदी साहब हों, तीनों जो है वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि ये टाइम अभी नहीं है एहतजाज करने का या कोई रोला डालने का। आपको याद होगा कि हमने ये खबर दी थी कि इमरान खान ये चाहते हैं, इमरान खान ये पहले भी कह चुके हैं, और इमरान खान ने सलमान सफदर से भी ये बात डिस्कस की थी कि अगर हुकूमत हम आपको कुछ नहीं दे रही तो आपको असम्बली से निकल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो भी इन्होंने नहीं किया क्योंकि मौजूदा जो रजीम है वो नहीं चाहती कि इस तरह का कोई फैसला हो। अच्छा, वो रजीम के कहने के ऊपर खामोश हैं, किसी गारंटी के ऊपर ही होंगे ज़ाहिर है जी। मसलन मैं ये इस बात को नहीं मान सकता कि अचकज़ई साहब, सुहेल आफरीदी साहब और अलामा नासिर अब्बास साहब, पीटीआई वाले बेशक उनको बुरा भला कहें, लेकिन ये तीनों लोग इमरान खान को धोखा नहीं दे सकते, इमरान खान से गद्दारी नहीं कर सकते। तो ये अगर खामोश है तो इसकी कोई वजह है, और ये समझते हैं कि हमारा अपना तरीका है, हम अपने तरीके से इमरान खान के लिए रिलीफ ले सकते हैं। और अपने तरीके से उन्होंने इमरान खान के लिए रिलीफ ले लिया था जब इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना था, तैयारी हो चुकी थी, आपने सारा खुद भी कवर किया, तो वो रिलीफ वो ले चुके थे। उनको लगता है कि ये तरीका है रिलीफ लेने का, धमकी दे के, एहतजाज करके रिलीफ लेने का मौजूदा निज़ाम के अंदर। वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि कोई रास्ता या कोई ऑप्शन नहीं है कि आप धमकी दे के, दबाव डाल के कोई रिलीफ ले लें। सर, कल फैज़ान अशरफ साहब ने एक व्लॉग में बात की, आपने देखा होगा कि वो ये बात कर रहे हैं कि जो है वो अगले मंगल को आएंगे, आके ये बात करेंगे कि जितने MNAs हैं, जितने MPAs हैं, उन सबको वो बिठाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में और लाइव पूछेंगे कि लॉन्ग मार्च करना है या नहीं करना। ये फैज़ान अशरफ साहब ने बिल्कुल ठीक खबर दी है और ये ऐसा ही है, बल्कि ये मैं इससे थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाता हूँ। सुहेल आफरीदी ये फ़ैसला जो इन्होंने किया, ये फ़ैसला वो पहले कर चुके थे और उन्होंने ये कह दिया था कि इनफ इज़ इनफ, मेरे ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, तो अब मामलात मेरे हाथ में दें, इख्तियार मुझे दें। तो सियासी कमेटी का एक इजलास होता है, उस इजलास के अंदर सुहेल आफरीदी जो है वो ज़ाहिर है वो ऑनलाइन जूम के ऊपर वो मीटिंग होती है, तो जूम के कैमरे के अलावा उन्होंने एक अलग से कैमरा वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड की और उन्होंने ये कहा कि मैं सबसे पूछूंगा कि मुझे इख्तियार दिया जाए और ताकि मैं एक्शन लूँ जी, सियासी कमेटी मुझे इख्तियार दे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान दे, और मैं फिर उसके बाद जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा। अब नहीं, सियासी कमेटी ने उनको इख्तियार नहीं दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं कल के इजलास में जाऊँगा, एक इजलास होना था PM हाउस में, उन्होंने कहा नहीं आप जाएँ, बैरिस्टर गौहर वगैरह ने, और फिर वो फॉर सर्टन रीजन उन्होंने वो वीडियो नहीं भी जारी की या जो भी है। अब एक बार फिर वो ये करने जा रहे हैं, वो सबको बिठाएंगे, किस वजह से, ताकि वो कहते हैं कि जो सारी बर्डन है वो मेरे ऊपर होने के बजाय कि अगर ये मैं फ़ैसला करता हूँ और ये फ़ैसला इमरान खान मुझे कल को ये कहते हैं कि तुम्हें जब मैंने कहा था कि नहीं करना तो तुमने ये क्यों किया, तो वो उसका जो बर्डन है वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं इस बात का तमाम पार्टी के लोगों के ऊपर, तमाम MNAs MPs के ऊपर, कि आप मुझे बताएं, अगर आप मेजॉरिटी ये समझती हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, जो उन्होंने कहा बड़ा एहतजाज का मतलब है लॉन्ग मार्च। अगर आप सारे लोग कंसेंसस इस पर बिल्ड कर देते हैं, उनके पास एक जवाब होगा कि ठीक है आप करते हैं, तो एक तो वो ये करने जा रहे हैं, हो सकता है ये मंगल से पहले वो कर दें जी, मंगल को आने से पहले, और फिर वो आके वो बात भी करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सुहेल आफरीदी ने ये जो मूव की है, ये उन्होंने
उस फ्रस्ट्रेशन या उसकी वजह से की है कि जो उनके लोगों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद आ रही है। अलीमा खान साहब इमरान खान की बहन उनको बुला रही हैं, तो वो कहते हैं कि बस ठीक है, इनफ इज़ इनफ, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो वो उन्होंने कॉल दी है। अच्छा, आपने कहा कि वो क्या सख्त तैयारी के साथ वो आ सकते हैं। कल जब वो आपसे भी बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम बड़ा एहतजाज करें। बड़े एहतजाज के लिए आपको तैयारी करनी है, आपको तंजीम बनानी है। ये भी हकीकत है कि सुहेल अफरीदी साहब ने तंजीम बनाने में या बड़े एहतजाज की तैयारी में अभी तक उनकी कोई तैयारी हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, हालांकि वो बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं वो कोई ऐसी चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं है। तो वो अब मेरा नहीं ख्याल कि अगले मंगल को ये होगा कि लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। वो उससे पहले मतलब बहुत सी चीज़ें वाक़यात रोनुमा होंगे, और जो बैकडोर चीज़ें हैं, आपने कहा कि कल भी उनकी मुलाकात हुई, वो बैकडोर उनके ज़ाहिर एंगेजमेंट्स के ज़रिए बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि तय हों। उनसे जलसा मुलतवी करवाने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब को भिजवाया गया था। तो वो मतलब रब्ते या वो जो चीज़ें कम्युनिकेशन है वो किसी न किसी सतह के ऊपर हो रही होती है। तो वो अगले आने वाले दिनों में वो ज़ाहिर होगी तो कोई नई सूरत सामने आएगी। बहरहाल सुहेल अफरीदी के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, और अगर ज़्यादा अरसे के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ेगा तो लोग ये कहेंगे कि कोट ट्रक की बत्ती है। इस तरह की ट्रक की बत्तियाँ तो अली अमीन गंडापुर में बहुत दिखाई थी, तो मुश्किल टाइम है उनके लिए। मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो गया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।